सफलता की यात्रा में धूप का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। देखिए यहाँ पे धूप का मतलब है कठिनाइयों से। अगर आप कोई बढ़िया काम करेंगे, जैसे कि आपने अगर संकल्प लिया है कि मुझे आईएएस बनना है, आपका ड्रीम है, ठीक है? तो आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएँगी, जैसे कि बहुत सारे लोग आलोचनाएँ करेंगे, यार ये तो 2 बार हो गया, प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया। मतलब ये छोटा-मोटा एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहा है, आईएएस बनने चला है। तो इस टाइप के लोगों को आपको जो है इग्नोर करना है। और आपको एक चीज़ और है, देखिए अगर आपकी बुराई नहीं करेंगे लोग और आपको ऐसे चैलेंज नहीं मिलेगा, तो आपकी तैयारी का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाएगा, मतलब आप ढीले पड़ जाएँगे। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को प्रूव करके दिखाइए इन सभी लोगों को जो आपको आपकी आलोचना करते हैं, और कुछ बन के दिखाइए ताकि इन लोगों का जो है मुँह अपने आप बंद हो जाए, ठीक है? तो सफलता जो है वो शोर मचा देती है, अगर आप सक्सेसफुल हो जाएँगे तो लोग अपने आप जो है आपकी आलोचनाएँ करना बंद कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 24 जून के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 15 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपने पूछाएंगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना है। देखिए जो आपका पिछले सप्ताह का वीकली करंट अफेयर का वीडियो था वो अपलोड हो चुका है और उसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो को देख लीजिए पहले, और उसके बाद उस वीडियो को देख के उसकी पीडीएफ जो है फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो है इस चैनल के सभी वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न था कि हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए किस बैंक के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए इस बैंक का नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी। दूसरा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए इस रिपोर्ट को जारी किया है भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। और देखिए इस रिपोर्ट में बहुत सारी खास बातें मैंने आपको बताई थी परसों के वीडियो में, तो ये रिपोर्ट जो है जरूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। यानी कि लगभग ये एक प्रश्न जो था इससे मतलब कम से कम आपके 5-6 प्रश्न जो है आपके बन जाएंगे और एग्जाम में, ठीक है? तो सारे फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। और देखिए तीसरा था कि हाल ही में ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने जो है आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए इस एप्लीकेशन का नाम है एयर वेंटी। चौथा था कि हाल ही में किसने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो देखिए जो भारत की पहली मोबाइल लैब है इसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और पांचवा था कि 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो है किस तिथि को लगा था? तो देखिए ये तिथि आपकी है 21 जून। और आज की करंट अफेयर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया को किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। और देखिए अमीश त्रिपाठी कौन है इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इनसे जुड़े बहुत सारे फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पुस्तक के बारे में। देखिए जो आपकी ये पुस्तक है इसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ठीक है? तो ये जो है एक भारतीय राजा जिनका नाम था सुहेल देव, इनके बारे में जो है इसमें पूरी डिटेल्स है। देखिए जो कि सुहेल देव हैं ये जो है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के राजा हुआ करते थे। इनका टाइम पीरियड था 1009 से 1077 ईस्वी, ठीक है? और आपको बता दूं जो आपके सुहेल देव हैं ये बहुत ही वीर राजा हुआ करते थे उस समय के। इन्होंने जो है बहराइच में महमूद गजनवी के भतीजे जिसका नाम था सैयद सालार मसूद गाजी, ठीक है, जिसको गाजी मियाँ के नाम से जानते थे, तो इसको इन्होंने जो पराजित करके मार डाला था। तो आइए थोड़ा सा आज हम इतिहास पढ़ लेते हैं और इससे आपकी जो है कई सारी चीज़ें जो रिफ्रेश हो जाएंगी। देखिए जो आपका सैयद सलार मसूद गाजी था ये जो है महमूद गजनबी का भतीजा था, ठीक है? और आपको बता दूं जो आपका सैयद सालार मसूद गाजी है इसने 16 वर्ष की आयु में सिंध नदी पार करके भारत पर आक्रमण किया और मुल्तान जो कि अब पाकिस्तान में है, दिल्ली, मेरठ और अंत में जो है सतरी पर जो है विजय प्राप्त की। देखिए सतरी एक प्लेस है जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी जिला है वहाँ पे एक प्लेस है सतरीक। तो सतरीक में जो है सैयद सालार मसूद गाजी ने जो है अपना मुख्यालय बनाया और उसके बाद फिर जो है उसने स्थानीय राजाओं को हराने के लिए अपनी सेनाओं को भेजना स्टार्ट कर दिया ताकि इसका जो है पूरे उन क्षेत्रों पे कब्जा हो जाए, ठीक है?
और देखिए सतरी बाराबंकी में अपना मुख्यालय स्थापित करने के बाद जो आपका सैयद सालार मसूद गाजी था, तो इसने जो है सैयद सैफुद्दीन और मियाँ राजब को जो है बहराइच भेजा। ठीक है, बहराइच कहाँ पे स्थित है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका जो है बहराइच है और ये आपका बगल में दिख रहा है बाराबंकी, तो यहाँ पे इसका सेंटर था और यहाँ से इसने फिर बहराइच पे कब्जा करने के लिए भेजा कि जाओ बगल वाला जो पड़ोसी राज्य है उसको भी कब्जा करो। ठीक है, पहले बहुत छोटे छोटे जो है राज्य रियासतें हुआ करती थी। तो उसके बाद सैयद सैफुद्दीन और मियाँ राजब जब ये पहुंचे बहराइच में, तो वहाँ पे क्या हुआ, इनका सामना करने के लिए हिंदू राजा जो है ये एकजुट हुए, अपना यूनियन संघ बनाया। लेकिन ये जो है सैयद सालार मसूद गाजी की सेनाओं से जो है हार गए। ठीक है, और इसके बाद भी इन्होंने कई बार प्रयास किया कि जो आपका ये सैयद सैफुद्दीन है और मियाँ राजब है इन दोनों को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हो पाए। और देखिए जो आपके ये सैयद सालार मसूद गाजी की सेनाएं थी, ठीक है, इसने बाराबंकी और जो आपका ये बहराइच और आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पे बहुत उत्पात मचा रखा था, लूटपाट और बहुत सारी मतलब एक तरीके से कहा जाए कि दरिंदगी वहाँ पे चलती थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर एंट्री होती है सुहेल देव की। देखिए 1033 ईस्वी में जो आपका ये सैयद सालार मसूद गाजी था जो कि महमूद गजनवी का भतीजा था। ठीक है, तो ये खुद बहराइच में निरीक्षण करने के लिए पहुंचा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसके बाद फिर सुहेल देव से इसका सामना होता है और सुहेल देव के आगमन तक जो है जो आपका मसूद था, तो इसने जो है अपने दुश्मनों को कई बार हराया था। लेकिन उसके बाद 1034 ईस्वी में सुहेल देव की सेना जो है ये सामना करती है सैयद सालार मसूद गाजी की, और फिर जो है जो युद्ध होता है उसमें सैयद सालार मसूद गाजी को मार डालते हैं कौन, सुहेल देव जी। ठीक है, तो सुहेल देव ने हराया था किसको, सैयद सालार मसूद गाजी को, जो कि महमूद गजनवी का भतीजा था। और वर्तमान में इसकी पूजा करते हैं लोग कहाँ पे, बहराइच में। तो ये भी काफ़ी हास्यप्रद है। देखिए जो आपका सैयद सालार मसूद गाजी है इसको गाजी मियाँ के नाम से जानते हैं, कहाँ पे, बहराइच में। ठीक है, तो इसको बहराइच में दफनाया गया था और सन 1035 में उसकी याद में वहाँ पे एक दरगाह बना दी गई थी। तो अब इसकी पूजा होती है और हिंदू और मुसलमान दोनों के आस्था का केंद्र है। अब आप सोचिए कि वहाँ पे इसकी पूजा करनी चाहिए या फिर जो हमारा खुदा है या फिर हमारे जो ईश्वर है उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आपने आज इतिहास जान लिया है, बाकी आपकी मर्जी है, आप वहाँ पे पूजा करने जाइए या फिर कुछ भी करने जाइए। देखिए इतिहासकारों का ऐसा दावा है कि जहाँ पे इस सैयद सालार मसूद गाजी यानी कि गाजी मियाँ का जो मकबरा बनाया गया था, ठीक है, यानी कि उसकी जो दरगाह बनाई गई थी, तो वहाँ पे जो है पहले हिंदू संत और ऋषि बालार का जो है एक आश्रम था। ठीक है, और इसको मॉडिफाई करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये हिस्ट्री थी। और देखिए जो आपका ये गाजी मियाँ का जो आपका मकबरा है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं अमीश त्रिपाठी के बारे में। देखिए जो आपके अमीश त्रिपाठी हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है जो कि सुहेल देव से संबंधित है। देखिए ये जो है भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक हैं और ये एक महीने तक एच.टी. नेल्सन बुक स्कैन राष्ट्रीय स्मैश हिट सूची में जो है सर्वश्रेष्ठ 10 में से अपनी 6 फिक्शन किताबें शामिल कराने वाले भारतीय वितरण इतिहास के पहले राइटर यानी कि लेखक हैं। और जो आपके अमीश त्रिपाठी हैं, हेलो हाल ऑफ फेम अवार्ड फॉर लिटरेरी एक्सीलेंस 2019 इनको सम्मानित किया गया था। और इनको जो है भारतीय संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड 2018 भी दिया गया था। और कलिंग इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2018 भी ये जीत चुके हैं। और देखिए इसके अलावा जो आपके अमीश त्रिपाठी हैं 2016 में इनकी किताब आई थी, इसका नाम था साइकोन ऑफ इक्ष्वाकु। ठीक है, तो इसके लिए इनको जो है रेमंड क्रॉसवर्ड पॉपुलर फिक्शन अवार्ड भी जो है दिया गया था। तो इनके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि ओलंपिक डे अथवा ओलंपिक दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए आपका ओलंपिक डे यानी कि ओलंपिक दिवस है इसको मनाते हैं 23 जून को हर साल। और देखिए इस साल कोविड-19 महामारी के चलते जो है डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 मनाया गया। बहुत सारे जो है एथलीट थे, इन्होंने एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर उसको पोस्ट किया। ठीक है, और इसी वीडियो को देखकर लोगों ने जो है मतलब वर्कआउट वगैरह किया। तो कुछ इस प्रकार से इस बार जो है मना आपका ओलंपिक दिवस। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक दिवस जो पहली बार मनाया गया था, ये मनाया गया था 23 जून 1948 को। ठीक है, तो 23 जून 1948 को हमने मनाया था पहली बार ओलंपिक दिवस। और देखिए जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। प्रेसिडेंट है इसके वर्तमान में थॉमस बैक। और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को फ्रांस के पेरिस में हुई थी। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस मेजर जनरल रिटायर्ड का निधन हो गया जिन्होंने देश के 1948 और 1971 दोनों युद्धों में भाग लिया था। तो देखिए इनका नाम है लक्ष्मण सिंह लेहल। ठीक है, अभी हाल ही में जो आपके मेजर जनरल रिटायर्ड लक्ष्मण सिंह लेहल थे इनका निधन हो गया है।
और देखिए इन्होंने 1948 और 1971 दोनों युद्धों में भाग लिया था। देखिए जो आपके लक्ष्मण सिंह लेहल इन्होंने 1948 में जम्मू कश्मीर के झंगर इलाके में कप्तान के रूप में भाग लिया था और 1971 के युद्ध में जो है एक डिवीज़न की कमान संभाली थी। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने जो है 1948 में जो है जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया था, तो उसी युद्ध में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो आपका 1971 वाला युद्ध है इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 1965, 1971 और 1999 तीन तीन बार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तीनों बार जो है भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, ठीक है। और जो आपका ये 1948 वाला जो था ये युद्ध नहीं था, एक तरीके से घुसपैठ था जिसको भारत ने जो है नाकाम कर दिया था। और आपको बता दूं जो आपके ये मेजर जनरल रिटायर्ड लक्ष्मण सिंह लेहर हैं, तो इन्हें जो है 50 पैरा ब्रिगेड के पर्यवेक्षक के रूप में जो है इनकी भूमिका के लिए भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है वीर चक्र, ठीक है, तो ये भी दिया जा चुका है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो देखिए आपकी विद्याबेन शाह है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इन्होंने 1970 के दशक में शहरों के निवासियों के लिए यानी जो लोग सिटी में निवास करते हैं उनके लिए जो है उनके बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की थी। और देखिए जो आपकी सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम है विद्याबेन शाह, तो इन्हें 1992 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। पांचवा प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो है ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं। तो देखिए जो मुकेश अंबानी हैं ये जो है वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 9वें स्थान पर है। और देखिए अभी हाल ही में फोर्ब्स ने एक डाटा रिलीज किया है और उसमें इसने बताया है कि जो दुनिया के जो टॉप 10 अमीर है, ठीक है, तो इसमें जो है पहले स्थान पर आपके हैं अमेजन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, ठीक है। इनकी जो संपत्ति वर्तमान में आपकी है 160 अरब डॉलर। और इस सूची में दूसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, इनकी संपत्ति कितनी है 108.7 अरब डॉलर। और इस सूची में जो फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट है और इनका परिवार है ये तीसरे स्थान पर है और इनकी संपत्ति है 103.2 अरब डॉलर। और देखिए मेरे पास एक लिस्ट है आपके लिए जो कि मैंने अभी न्यूज़पेपर से लिया था। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दुनिया के जो टॉप 10 अमीर है, ठीक है, इनके बारे में। तो देखिए इसमें जेफ बेजोस जो है आपको दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें कंपेरेटिव रूप से दी गई हैं, मार्च 2020 का डाटा दिया गया है और जून 2020 का, ठीक है। दोनों में रैंक बताइए कि कौन पहले मार्च 2020 में किस स्थान पर था और जून में किस स्थान पर आ गया। तो देखिए जेफ बेजोस जो है ये मार्च 2020 में भी जो है पहले स्थान पर थे और जून 2020 में भी पहले स्थान पर ही है। बिल गेट्स भी अपने जो है दूसरे स्थान पर कायम है। और जो आपका ये तीसरा वाला जो स्थान है ये आपका जो है बर्नार्ड अर्नाल्ट और उनके फैमिली के नाम पे, ठीक है। और देखिए जो आपके मार्क जकरबर्ग हैं ये मार्च में 7वें सबसे अमीर थे दुनिया के, लेकिन अब दुनिया के 4थे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और देखिए जो आपके वारेन बफेट हैं ये वर्तमान में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और जो कि स्टीव बाल्मेर हैं ये जो दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति है वर्तमान में। और 8वें स्थान पे हैं अमानिशी ओर्टेगा और 9वें स्थान पर आपके हैं मुकेश अंबानी जी, ठीक है। और देखिए 10वें स्थान पर इसमें है लैरी पेज। तो देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लगता है कि मतलब आपको ये नाम पता होने चाहिए, और मुझे भी लगता है कि आपको ये नाम पता होने चाहिए, ठीक है। खास तौर से टॉप 3 में कौन है और मुकेश अंबानी किस स्थान पर है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही पूछा भी जाएगा। बाकी मार्क जकरबर्ग की रैंक याद रखिएगा, जून 2020 में जो है ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में जो है ये 4थे स्थान पर है, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रोग्रेस किए हैं, ये मार्च में जो 7वें स्थान पर थे लेकिन अब 4थे स्थान पर आ गए हैं। और छठा प्रश्न है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तो देखिए अब जो आपका भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है इसने कहा कि भैया हम कोई भी चाइनीज सामान नहीं यूज़ करेंगे जो कि वेटलिफ्टिंग में यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसके उपकरण काफ़ी ख़राब हैं, मतलब वही है कि मतलब चले तो चांद तक वरना शाम तक, ये चाइनीज सामान की क्वालिटी होती है। देखिए जो आपका भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है इसने चीनी कंपनी जेड केसी से जो है पिछले साल 4 भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे जो कि बिल्कुल कबाड़ में फेंक दिए गए, ठीक है। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने अभी हाल ही में चीन से जितने भी उपकरण मंगाए जा रहे थे उन पर रोक लगा दी है। चीन से अब कोई भी डिवाइस यानी कि उपकरण नहीं आएगा। सातवां प्रश्न है कि जर्मन बुक ट्रेड द्वारा किस भारतीय अर्थशास्त्री को 2020 शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम मैं आपको बताता हूँ, नाम इनका है अमर्त्य सेन जो कि भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। और इनका योगदान क्या रहा और इनको किस लिए ये पुरस्कार दिया गया मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आपके अमर्त्य सेन है इन्हें जो है वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए
अग्रणी काम के लिए जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसका नाम है 2020 शांति पुरस्कार, जो कि जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा जो है दिया जाता है हर साल, ठीक है। तो ये जो है दिया गया है और इसके लिए चुना गया है। देखिए जो आपका जर्मन बुक ट्रेड है, ये 1950 से हर साल जो है शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है, और इसमें जो है पुरस्कार के रूप में जो है कुल 25,000 यूरो, ठीक है, जो कि लगभग आपका $28,000 के बराबर है, ठीक है। तो इसकी नगद पुरस्कार राशि मिलेगी किसको? अमर्त्य सेन को, ठीक है। ये पुरस्कार राशि हर साल विनर को प्रदान किया जाता है जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए और आपको कुछ डिटेल्स और बताता हूँ। देखिए जो आपका ये शांति पुरस्कार है, तो इसके जरिए जो आपका जर्मन बुक ट्रेड है, इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचार को साकार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। और अमर्त्य सेन के बारे में 2 लाइन और जान लीजिए। देखिए जो आपके अमर्त्य सेन है, इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स अध्ययन में सामाजिक पसंद, वेलफेयर मेजरमेंट और गरीबी जैसे मूलभूत समस्याओं पर अपने शोध के लिए जो है 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है, आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स में। देखिए एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो देखिए ये आपका जापान है, इसने कहा कि भैया हम 2023 वाला जो आपका फीफा महिला वर्ल्ड कप का मेजबानी का दावेदारी था, इससे हम हट जाते हैं ताकि दूसरों का लाइन क्लियर हो जाए। और किसका लाइन क्लियर हो रहा है? देखिए जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का जो रास्ता है ये अब साफ हो गया है। अब ये दोनों जो मेजबानी करेंगी 2023 में जो है फीफा महिला वर्ल्ड कप की, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं इससे पहले यानी कि 2023 से पहले 2019 में जो है जो आपका फीफा महिला वर्ल्ड कप था ये खेला गया था कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है। तो पिछला वाला फ्रांस में खेला गया था और अगला वाला अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा 2023 में संयुक्त रूप से। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में जो आपका कोविड-19 है, ठीक है, तो कोविड-19 टेस्टिंग कराने की घोषणा की है? तो देखिए ये राज्य आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य में अब हर घर में जो है 90 दिनों के भीतर कोरोना वायरस का टेस्टिंग होगा, और अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा, ठीक है। और देखिए एक खास बात और है, जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है ये वर्तमान में कोरोना वायरस की टेस्टिंग में जो है पूरे देश में पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे अधिक टेस्टिंग किसने कराई है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। और देखिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है और इनकी योजनाएं काफ़ी अच्छी होती हैं, मतलब समाज कल्याण वाली होती है, ठीक है। और देखिए आंध्र प्रदेश राज्य के जो गवर्नर, इनका नाम है विश्व भूषण हरिचंदन, और आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन है 4.97 करोड़, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की लोकेशन मैं आपको मैप दिखाता हूँ। देखिए ये अपडेटेड मैप है इंडिया का, जो कि भारत सरकार ने भी लॉन्च किया था हाल ही में, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश भी दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है ये अपनी सीमाएं शेयर करता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य में जो है 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है? तो देखिए ये राज्य आपका उड़ीसा है, जो कि महानदी कोल फील्ड लिमिटेड है, ये उड़ीसा राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करेगी, ठीक है। और देखिए जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, तो इसकी 8 सहायक कंपनियां हैं और इसमें से एक आपकी है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। तो इसने अभी हाल ही में ये अधिसूचना दी है ये इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के बारे में। देखिए इसका मुख्यालय है उड़ीसा के संबलपुर में और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। 11वां प्रश्न है कि बाबा रामदेव ने कोविड-19 के लिए हाल ही में किस पहली आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया है? तो देखिए इस आयुर्वेदिक दवा का नाम है दिव्य कोरोनिल टैबलेट, और ये इस प्रकार के डब्बे में आपको मिलेगा, काफ़ी सस्ता है और अच्छा भी है। देखिए बाबा रामदेव के मुताबिक इस कोरोनिल में जो है गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और जो आपका स्वसारी रस है और अड़ू तेल है, ठीक है, तो इसका मिश्रण यूज किया गया है। और ऐसा दावा है पतंजलि योगपीठ का कि इससे जो है 14 दिन के अंदर कोरोना वायरस का जो पेशेंट होगा वो ठीक हो जाएगा। और इसके ट्रायल के दौरान करीब 70% लोग जो है ये केवल 3 दिन में जो है ठीक हो गए, और ऐसा जो है दावा किया गया पतंजलि के द्वारा, ठीक है। तो डिटेल्स याद रखिएगा। अभी हाल ही में बाबा रामदेव ने जो है कोविड-19 के लिए जो आपकी दिव्य कोरोनिल टैबलेट है, इस नाम से जो है कोरोना वायरस के लिए जो है एक पहली आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया है। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस एंटीवायरल दवा को कोविड-19 के इलाज में कारगर पाया गया है? तो देखिए इस एंटीवायरल दवा का नाम है
फेविपिराविर, ठीक है। देखिए जो आपकी ये फेविपिराविर टैबलेट्स है, ये जो है फेविफ्लू के नाम से मौजूद होगी मार्केट में। देखिए एक कंपनी है मुंबई की, इसका नाम है ग्लेनमार्क, ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। तो इस कंपनी ने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से मामूली रूप से जो पीड़ित मरीज हैं तो उनके इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को जो है फेविफ्लू ब्रांड से जो है के नाम से जो है लॉन्च किया है मार्केट में। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई है, उसको ध्यान दीजिएगा कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज है, ठीक है, अगर वो प्राइमरी स्टेज में है यानी कि मामूली रूप से कोरोना वायरस से पीड़ित हैं तो उन्हीं के लिए जो है ये कारगर होगी फेविफ्लू नाम की जो दवा है। बाकी अगर वो सीवियर केस में तो उनको भगवान ही बचा सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है केवल और केवल मामूली रूप से कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए दवा है, जिसका नाम है फेविपिराविर, और ये मार्केट में फेविफ्लू के नाम से मौजूद होगी। इसको किसने बनाया है? मुंबई की ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में रेसलिंग लेजेंड और WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने जो है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये जो है किस देश के निवासी हैं? तो देखिए जो आपके द अंडरटेकर है, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। ये जो है अमेरिका के निवासी हैं। इनका जन्म हुआ था 24 मार्च 1965 को अमेरिका के टेक्सास में। और देखिए सबसे खास बात, जो आपके द अंडरटेकर हैं इनको जो है द डेड मैन के नाम से जो है जाना जाता था WWE की दुनिया में। और देखिए इन्होंने रेसलमेनिया में जो है लगातार 21 बार जो है जीत दर्ज की थी, इसलिए काफ़ी ये फेमस थे। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में हॉलीवुड के किस फिल्म निर्माता और समाज सेवी ने जो है आत्महत्या कर ली है? तो देखिए काफ़ी दुख की बात है। हॉलीवुड के एक फिल्म निर्माता थे, इनका नाम था स्टीव बिंग। इन्होंने भी हाल ही में सुसाइड कर लिया है। देखिए आपके प्रोड्यूसर यानी कि जो फिल्म निर्माता हैं स्टीव बिंग, इन्होंने 27वीं मंजिल से कूद कर जो है अभी हाल ही में खुदकुशी यानी कि सुसाइड कर लिया है। और बताया जा रहा है कि ये जो है कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और इनको जो है आइसोलेशन में रखा गया था, इसी कारण ये डिप्रेशन में आ गए थे और इसीलिए इन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। देखिए आपको बता दूं, जो आपके ये स्टीव बिंग है तो इनकी जो 2 फिल्में थी बहुत ही फेमस थी। पहले का नाम था द पोलर एक्सप्रेस और दूसरा था वियोवुल्फ, ठीक है। तो इन सभी फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया था। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो देखिए जो भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने हाल ही में कान फिल्म मार्केट 2020 में जो है वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। देखिए कांस में ये पवेलियन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भारतीय फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने के अवसर तलाशने और अतुल्य भारत के भीतर शूटिंग करने में जो है सक्षम बनाएगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। प्रकाश जावड़ेकर जो इन्होंने हाल ही में कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। तो ये थे आपके आज के 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। तो आप सभी लोगों को आंसर देना कमेंट बॉक्स में, लास्ट में बताना कि आपका स्कोर 5 में से कितना रहा। देखिए प्रश्न आपका है कि पहला आपके लिए कि हाल ही में किस देश के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इसका आंसर बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत का किस देश के साथ काला पानी विवाद सामने आया है? देखिए काला पानी को मैंने कल मैप में दिखाया था कि ये प्लेस कहाँ पर स्थित है, और इसको जानने के लिए आप कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एक बार। ये प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जिम्बाब्वे में भारत का नया राष्ट्रदूत बनाया गया? इनका नाम बताइए। चौथा है कि किस व्यक्ति को रोमानिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया? देखिए भारत सरकार इतनी जल्दी जल्दी राजदूतों को चेंज कर रही है कि मतलब हर महीने जो जहाँ पे है उसको जो है फिर से ट्रांसफर करके दूसरे देश में भेज दिया जा रहा है। तो रोमानिया में भारत के जो नए राजदूत बने का नाम बताइए, और नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा और अपने नोटबुक में अपडेट भी कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है कि किसके द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू की गई? उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और नीचे सोशल मीडिया की जितनी भी लिंक आपको दिख रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक कीजिए तुरंत और इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।